वेलकम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लिमिटेशंस रह गई थी बोहर मॉडल के अंदर, जैसे डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको यह भी बताया कि स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर मॉडल, जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर मॉडल, और बोहर मॉडल स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाते थे, लेकिन उस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुआ स्पेक्ट्रम ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इन्हीं लिमिटेशंस को डिस्कस करने के लिए, ताकि हमें अगला मॉडल जो एक्सप्लेन करे उसका बेस हमारे लिए प्रिपेयर हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। बट इनको डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक वेव के नेचर को समझना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द वेव। हम जनरली बात जो कर रहे हैं लाइट की या किसी की भी बात कर रहे हैं, वो खुद अपने आप में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जैसे कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने बात पढ़ी थी कि जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और जो पैकेट्स मूव कर रहे हैं वो वेव टाइप से मूव कर रहे हैं जिनकी खुद की एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो टर्म्स है सारी कि क्या फ्रीक्वेंसी होती है, किसे इंटेंसिटी बोला जा रहा है, क्या वेवलेंथ होती है, आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है देखिए। अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर मान लीजिए दो एक्सिस है एक्स एंड वाई, और एक एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो याद रखिएगा वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी एक पर्टिकुलर साइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से एक वेव जनरेट होती है। दैट वेव इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका नेचर होता है ट्रांसवर्स। मींस उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। आप यूं समझिए कि एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई एक्सिस में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस जो होगी, जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, उस डायरेक्शन के अंदर एक वेव जनरेट होगी, and that wave is called as electromagnetic wave। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नाम से क्लियर है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे खास बात होती है कि वो वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होती है। अगर आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कर दिया तो इससे वेव प्रोड्यूस नहीं होती, और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, ट्रांसवर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होगा, ट्रांसफर नेचर, मतलब उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं कि होती क्या है। जैसे हमने नाम सुना कि एक्सरे होती है, यूवी लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड है, तो ये सारी की सारी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होती है वो फोटोन की फॉर्म में है, मतलब जो लाइट है वो फोटोन की फॉर्म में, फोटोन ही मूव कर रहे हैं। जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, अगर स्पेस है देन वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। तो देखिए अगर वो स्पेस पे ट्रेवल करते हैं देन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर वो मूव करेंगे, तो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितनी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी बात करता हूं। तो जैसे देखिए हम अरेंजमेंट कर देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसी को ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है, अगर आप वेव्स आपके पास है या यूं कहूं रेडिएशंस आपके पास है, तो उनको अगर आप अरेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, तो जो अरेंजमेंट होगी दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। जैसे हम जनरली मानते हैं कि सबसे पहले हम गामा रेस की बात करते हैं, देन एक्सरे, यूवी,
विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। देखिए ये अरेंजमेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। इसी स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो देखिए हम बात कर रहे हैं इन्हीं में, तो ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनके अरेंजमेंट आपको मैं बता चुका हूं। तो यहां अगर वेव वर्ड यूज किया जा रहा है तो वेव की क्या खास बात है, आज हम पहले ये डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वेव है, ये देखिए, तो एक वेव का ये वाला हिस्सा इज कॉल्ड एज क्रस्ट, और जो नीचे का हिस्सा है नेगेटिव साइड दैट इज ट्रफ। ये देखिए, तो ये एक क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट है और ये ट्रफ है। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेवलेंथ। What is the wavelength? Wavelength is represented by symbol this called as lambda. क्या बोला जाता है इसे? लैम्बडा बोला जाता है। तो ये क्या चीज होती है? The distance between, it is the distance between two neighboring crust और ट्रफ्स। ये देखिए, मान लीजिए ये वेव है, ये क्रस्ट है, इसके नेबर में ये क्रस्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेवलेंथ। चाहे आप दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए, दैट इज वेवलेंथ। तो ये क्या होगा? ये होगा वेवलेंथ। ओके, नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? Frequency is represented by a symbol this. Note, this is not V, this is called as nu. Called as nu. Now what is the frequency? मान लीजिए कि मैंने आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया और उस पॉइंट में से कहा कि एक सेकंड में कितनी वेव यहां से पास होगी। द नंबर ऑफ वेव्स पास इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि आपको ये पॉइंट दे दिया सपोज, और इस पॉइंट से मैं आपको ये कह दूं कि अभी वेव्स मूव करेगी, आपको काउंट करनी है कि एक सेकंड में कितनी वेव मूव की है। तो आपने टाइम नोट करना स्टार्ट कर दिया। अब मान लीजिए वेव मूव करना स्टार्ट कर दी इस पॉइंट से, सपोज 1 सेकंड हो गया, मान लीजिए यहां 1 सेकंड हो गया, तो आप नंबर ऑफ वेव्स काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल हुई, यहां से 7। आपको एक पॉइंट दे दिया गया, इसमें से कितनी वेव ट्रेवल हुई इन द 1 सेकंड, wave pass in 1 second is called as frequency. Then what is the frequency? The number of waves passed through a point in 1 second. 1 सेकंड में कितनी वेव पास होती है, that number is called as फ्रीक्वेंसी। क्लियर? पहले नंबर ऑफ वेव कितनी पास होगी आपको एक पॉइंट दे दिया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ थर्ड टर्म इज वेव नंबर। तो थर्ड टर्म इज वेव नंबर, एंड वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, कॉल्ड एज न्यू बार। यस, नाउ व्हाट इज द न्यू बार? अब मान लीजिए कि ये वेव आपके पास है, सपोज यही वेव आपके पास, और मैं कहूं 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो आपने यहां स्केल लगाया और यहां से यहां तक आपने कहा सर यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव है? मान लीजिए 3 है, तो आप कहोगे कि दिस इज द वेव नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ वेव्स in 1 centimeter distance
1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेव है, दैट इज द वेव नंबर। ओके, अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं एम्पलीट्यूड। रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो एम्पलीट्यूड क्या चीज है, द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। अगर आप क्रस्ट देख रहे हैं तो इसकी हाइट और ट्रफ देख रहे हैं तो इसकी डेप्थ, ये क्या चीज होती है, ये होता है एम्पलीट्यूड। अब इन सभी में आपस में रिलेशंस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले वेव नंबर एंड वेवलेंथ। वेव नंबर और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, देखिए वेव नंबर इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर is always reciprocal of wavelength. Now frequency and wavelength. Now frequency and wavelength. Frequency is always equal to c by lambda, where c is the velocity of light. c क्या है, velocity of light, which is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Okay, so this is the relation between frequency and wavelength. Now frequency and wave number, अब हमारे पास क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। वन अपॉन वेवलेंथ को क्या लिख दीजिए, 1 अपॉन वेवलेंथ को लिख दीजिए आप वेव नंबर, देन फ्रीक्वेंसी बिकम c इंटू वेव नंबर। हम एनर्जी की रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू विच बिकम hc बाय लैम्बडा विच बिकम hc न्यू बार। तो ये सारी की सारी एक्सप्रेशन किसकी है, एनर्जी के लिए है हमारे पास। तो ये जनरल टर्म सारी की सारी जो अभी यूज होगी इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, हम उसकी बात करते हैं। देखिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डी ब्रोगली कंसेप्ट। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें जो एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, एनर्जी प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू h न्यू। मतलब जो फोटोन मूव कर रहे हैं वो वेव टाइप से कर रहे हैं, और वेव टाइप से अगर कर रहे हैं देन उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई ना कोई उनकी एनर्जी होगी। यस, देखिए अब हम डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट। मीन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर है, मीन्स दो तरह का नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। आप ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा पार्टिकल एज वेल एज वेव। जो फोटोन है ये पहले कह चुके हैं कि वो एक इमेजिनरी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, इट मीन्स उसमें पार्टिकल नेचर है, और वो मूव अगर वेव टाइप से करता है मीन्स उसका वेव नेचर है। तो ओवरऑल लाइट जो है जिसमें फोटोन प्रेजेंट है उसका बिहेवियर कैसे हुआ, पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज वेव नेचर भी है। तो जो वेव नेचर की बात करते हैं, सुनिएगा, जो वेव नेचर की हम बात करते हैं इसको समझाया गया था डेविसन एंड जर्बर मॉडल से। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे
फिनोमिना थे, जो फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट है, ये सारे के सारे तो एक्सप्लेन हो रहे थे, पार्टिकल नेचर अज्यूम करने से हो रहे थे, लेकिन इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ऐसे जो लाइट से रिलेटेड जो हम ऑप्टिक्स में फिनोमिना पढ़ते हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। जैसे रिफ्लेक्शन है वो हो रहा था, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था, डाइफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, तो ऐसी चीजें जो थी वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। और उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, उसके लिए वेव नेचर की जरूरत पड़ी। तो डी ब्रोगली ने ये सब चीज समझाई कि जो लाइट होती है उसका दो तरह का नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। उनके अकॉर्डिंग light has dual nature, that is particle nature as well as wave nature। देखिए, आप इसको यूं समझिए, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये बात कही, देखिए आपको याद हो थोड़ा सा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था हमने। तो सपोज कीजिए ये एक पार्टिकल है और वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप इजेक्ट करवाना चाहते हैं, और आपने इस पे लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवा दी, और वो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जैसे ही लाइट फॉल करवाई जाएगी यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैकेनिक्स के लॉ लगाएं, आप याद कीजिए कि एक कंसेप्ट था, न्यूटन के अकॉर्डिंग कोई भी अपनी मोशन तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगे। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अगर इस बात को सोचें तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे ये मूव कर जाएगा जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता, और फोर्स वही एक्सर्ट करेगा जिसका कोई ना कोई मास होगा। अगर मास है इट मींस कि वो क्या है, वो पार्टिकल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप एक ही तरीके से समझा सकते हैं, ये मान के कि जो लाइट आ रही है उसका पार्टिकल नेचर है, क्योंकि जैसे ही कोई पार्टिकल आएगा, वो इमेजिनरी पार्टिकल कौन है, वो फोटोन है। तो जैसे ही फोटोन आएगा और उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वैसे ही अपना मोमेंटम सारा का सारा ट्रांसफर कर देगा उस इलेक्ट्रॉन के पास, उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप इस बात को मान के ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो लाइट आ रही है इसमें इमेजिनरी पार्टिकल्स हैं, वो आके फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो यहां से क्लियर है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से आप समझा सकते हैं। ऐसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट भी पार्टिकल नेचर से समझाया गया था, लेकिन डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग उसका पार्टिकल नेचर तो होता ही है, इसके साथ साथ उसका वेव नेचर भी होता है। मतलब जो फोटोन आ रहे हैं वो यूं सीधे मूव नहीं कर रहे, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है उनके पास ऐसे वेव टाइप से मूव करने की प्रॉपर्टी है। जब वेव टाइप से मूव करेंगे तो उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। यस, क्लियर। तो जो फोटोन है वो मूव कर रहे हैं कैसे, वो वेव टाइप से मूव कर रहे हैं और है खुद एक इमेजिनरी पार्टिकल। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लाइट के दो तरह का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो देखिए, पहले हम कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर। तो जैसे मैंने कहा कि अगर पार्टिकल होगा तो मास होगा, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस अगर तो पार्टिकल नेचर होगा तो क्या होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसके मास के कोरस्पॉन्डिंग E इज इक्वल टू mc²। और अगर वेव नेचर माने देन अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी शुड बी इक्वल टू h न्यू। आप क्या कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए।
हमारे पास क्या आ गया, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं, सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, 1 c is cancel, then lambda becomes h upon mc, then lambda is equal to h upon mc. but अगर वैक्यूम हो तो लाइट जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर सकती है, लेकिन अगर कोई मीडियम है देन लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी। बट इन मीडियम वेलोसिटी इज v, so c is replaced by v and equation become h is equal to h upon mv, and mass into velocity is equal to momentum, then lambda is equal to h upon p. P is the linear momentum here, p is equal to h upon mv. तो यहां से आप देखिए तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये सारी की सारी चीज हमारे पास डी ब्रोगली कंसेप्ट है। आप इस डी ब्रोगली कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, तो इन्होंने साफ कहा कि डी ब्रोगली कंसेप्ट जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही एप्लीकेबल है, आप इसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर नहीं लगा सकते। तो इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर तो लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इज एन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक पर्टिकुलर साइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैक्यूम ट्यूब का एग्जांपल लिया था मैंने। वैक्यूम ट्यूब का एग्जांपल लिया था हमने। आपको याद हो इलेक्ट्रॉन यू मूव कर रहे थे। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर साइट पर इलेक्ट्रॉन हमने V वोल्टेज अप्लाई कर दी और उस V वोल्टेज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको मूव किसने करवाया, इस V वोल्टेज ने। तो अगर ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो यू मूव करेगा, या वेव टाइप से इसकी बात करते हैं। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग तो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका नेचर कैसे होगा, वेव टाइप से होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसका भी पाथ जो होगा वेव टाइप से होना चाहिए। तो अगर वेव टाइप से है तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होनी चाहिए। तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसकी वजह से, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहां से आई, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वोल्टेज। कि कितनी वोल्टेज आपने दी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मींस करंट पास हो रहा है, तो आप वोल्टेज दोगे उसके अकॉर्डिंग ही उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, स्पीड होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वोल्टेज, पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज, जिसको मूव करना है, चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, माइनस नहीं लगा रहा मैं, एंड v इज द वोल्टेज अप्लाइड। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आप दोनों अगर टू साइड ले जाऊं देन ये मेरे पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन m स्क्वायर v स्क्वायर विच इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2mev and mass into velocity is equal to root 2me into v. V is the voltage here, not velocity. But according to de Broglie, lambda is equal to h upon mv. Then place the value of mv. Then equation become h upon root 2me into v. Here m is the mass of electron, E is the charge of electron, V is the applied voltage, H is the Planck constant. Then de Broglie wavelength of electron is equal to h upon
2me is the energy। तो आपको अगर एनर्जी दे रखी है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी रूट, देखिए रूट है, देन 2me या 2mev। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज अगर आपको दे रखी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर सारी वैल्यू पुट कर दूं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर सारी वैल्यू पुट कर दूं, देन लैम्डा बिकम 12.27 अपॉन रूट वोल्टेज एंगस्ट्रॉन। मैं फिर रिपीट करता हूं, V इज नॉट हेयर वेलोसिटी, V इज द अप्लाइड वोल्टेज हेयर। तो आपको इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए आपको क्या होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज दे दी जाएगी, उस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी। इंपॉर्टेंट बात, वेव नेचर समझाया किसकी वजह से गया था, वेव नेचर वाज एक्सप्लेन बाय डेविसन। कई बार ये पूछ लेते हैं, जर्मर मॉडल। तो डेविसन जर्मर मॉडल किस लिए दिया गया था, वेव नेचर को समझाने के लिए दिया गया था। डेविसन जर्मर मॉडल, उन्होंने क्या किया था, 54 वोल्ट के ऊपर क्या किया था, मैक्सिमम वेवलेंथ नोट की थी, जो थी 1.65 एंगस्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेवलेंथ जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी तो कितनी थी, 1.65 एंगस्ट्रॉन, और किस पे थी, 54 वोल्ट के ऊपर। तो यहां से उन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव टाइप से मूव करता है। तो अब देखिए आपको यूं क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक अल्फा पार्टिकल है, मान लीजिए एक प्रोटॉन है, बोथ है सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, और पूछ लिया जाएगा कंपेयर द डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन वेवलेंथ ऑफ दिस एंड वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा क्या हुआ मेरे पास, देखिए वेवलेंथ, तो बाकी सारी चीज देख सकते हैं, इसमें भी h है, 2 है, मास है, एनर्जी है। एनर्जी अगर सेम है तो क्या हुआ, रूट m के इनवर्सली, देन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। देन मास ऑफ प्रोटॉन इज, स्टार्टिंग में जब पहले लेसन में आपको बताया था मास ऑफ प्रोटॉन, यहां आप मास यूनिट ले लीजिएगा, देन मास यूनिट इज 1 एंड अल्फा पार्टिकल की मास यूनिट इज 4, देन इज इक्वल टू 1/2। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस, 1:2। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या आपको वेवलेंथ दे दी जाएगी, एनर्जी का कंपैरिजन पूछ लेंगे, वेलोसिटी का कंपैरिजन पूछ लेंगे, तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट को यूज करते हुए आपको प्रूव करना है बोहर एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट्स। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस था कि बोहर एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट जो थे हम बता पाए डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बोहर एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट, मैंने बोहर मॉडल में आपको यह बात समझाई थी कि एवरी एनर्जी लेवल इज नॉट पॉसिबल, ओनली सम एनर्जी लेवल आर पॉसिबल, और कंडीशन उसकी बताई थी द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल, उसका एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू, वैल्यू इज द h/2π। तो उसी पास्टुलेट्स की बात करता हूं, वो था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू nh/2π। आप देखिए, आप इस कंसेप्ट को यूं समझा सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है और ये वो शेल है जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। देखिए ये जिस भी शेल में मूव करता है वहां उतनी ही वेव इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि ये, अगर मैं बात करूं कि ये मान लीजिए nth शेल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इस टाइप से करता होगा,
लाइक दिस। तो अगर ये वेव्स है तो कितनी है, वेव का डिस्टेंस इज वेवलेंथ, क्लियर। और इसकी रेडियस मान लीजिए r है। तो एक बार मैं पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग बात करता हूं। अगर ड्यूअल नेचर है तो पार्टिकल नेचर भी होगा, वेव नेचर भी होगा। अगर एक बार मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर की तरह मूव करता है तो एक सर्कल पूरा जब भी करेगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी। देन द पाथ कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, जितनी सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ शेल। देन पाथ को d मान लीजिए तो कितना आ गया 2 पाई r। इक्वेशन इज 1। एंड अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अगर यूं मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेव नेचर है, तो वेव नेचर मान लू, देन द पाथ कवर्ड शुड बी इक्वल टू n इंटू वेवलेंथ। तो यहां से यहां एक वेवलेंथ, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे। नाउ n इंटू वेवलेंथ, that is d is equal to n lambda। इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए, हमारे पास आ गया 2 पाई r is equal to n lambda। But according to de Broglie concept, wavelength can be written as h upon mv, mass h upon mv is equal to wavelength। देन आप क्या कीजिए, देखिए एम वी इस साइड ले आइए, आर पहले ही है, बिकम एम वी आर, 2 पाई उस साइड ले जाइए, एन एच अपॉन 2 पाई। दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। तो यहां से एक बात क्लियर है कि जो डी ब्रोगली कंसेप्ट था हेल्पफुल था किसके लिए, बोहर एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट्स को ड्राइव करने में। तो ये भी इसका सिग्निफिकेंस रहा। आपसे ये पूछे कि एक मान लीजिए कि फिफ्थ शेल है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो आपके माइंड में यूं क्वेश्चन आएगा कि दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। अगर फिफ्थ शेल है देन n इज इक्वल टू 5, देन एंगुलर मोमेंटम इज 5h अपॉन 2 पाई। तो देखिएगा, एक बात और समझिएगा, जब भी ऐसे एंगुलर मोमेंटम पूछे तो एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। तो इसीलिए सीधा एंगुलर मोमेंटम देख के आप इस क्वेश्चन को ना कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम आगे क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वहां इसकी और भी डिटेल आएगी। अभी जो चीज आपको बताई जा रही है एक कंसेप्ट से रिलेटेड है, या आप एक कंसेप्ट का एक बेस होता है उसको बनाते चलिए, ताकि जैसे ही हम कंपटीशन का जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां इन सभी का यूज होना है। मैं ये नहीं कह रहा डिट्टो ऐसे ही आपको कंपटीशन में हेल्पफुल होगा, जस्ट ये सारा का सारा जो है बेस की तरह काम करेगा। तो हर एक क्वेश्चन को आपको जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा आपको कि क्या चीज पूछी गई है, उससे ये फॉर्मूले जो है वो दोबारा से मैनिपुलेट होते रहेंगे और आपको इन्हीं को यूज करते हुए वहां चीज को कैलकुलेट करना है। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन देके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको यूं कहा कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है 12 वोल्ट से मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने कितनी वेलोसिटी से मूव करवा दिया, वोल्टेज से मूव करवा दिया 12 वोल्ट। आपसे पूछा कि उसकी वेलोसिटी क्या है। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करो तो यहां से आप फिर से बैक आओगे, सारा कुछ करोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आपको याद है अगर कोई चीज 12 वोल्ट से मूव कर रही है तो एनर्जी कितनी होगी, मैंने कहा था 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने सीधा ही कह दिया था कि आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट बिकम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये एनर्जी आ गई तो ये काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? तो आपसे एनर्जी पूछेगी, उसके बाद वेलोसिटी, ये सारा कुछ आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चीजें आसान होती चली जाएगी जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं। तो ये सारा कंसेप्ट जो हमारे पास था दैट इज द डी ब्रोगली कंसेप्ट। और अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता देता हूं। इसका सिग्निफिकेंस पूछते हैं तो डेली लाइफ में इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और
एक एप्लीकेशन बताता हूं, जो माइक्रोस्कोप होता है वो जो बनता है, अगर आपसे पूछे उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रिंसिपल भी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, क्योंकि उसमें से वेव ही मूव करती है जो लेंस के अंदर से जाती है। तो ये कई बार पूछ लिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो खुद एक प्रॉब्लम थी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखिए, अनसर्टन का मतलब होता है जो कंफर्म ना हो, एग्जैक्ट ना हो, एक्यूरेट ना हो। तो इन्होंने कहा कि कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर आप दो चीजें ऑब्जर्व करो, फर्स्ट इज उसकी पोजीशन एंड सेकंड उसका मोमेंटम। ध्यान से सुनिएगा, मोमेंटम और पोजीशन किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक साथ एग्जैक्ट मेजर नहीं की जा सकती। मैंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट मेजर नहीं की जा सकती, और मैंने ये नहीं कहा कि एक साथ मेजर नहीं की जा सकती। मैंने कहा एक साथ एग्जैक्ट मेजर नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक को मेजर करते हैं, एक्यूरेट लेके आने की कोशिश करते हैं, दूसरे में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। उन्होंने साफ कहा, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ, क्या क्या चीजें, पोजीशन एंड मोमेंटम, किसका, ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, साइमल्टेनियसली एंड सर्टेनली। कहता है ये इम्पॉसिबल ही है कि आप दो चीजें एक साथ मेजर कर लें, एक पोजीशन और एक मोमेंटम, वो भी एक साथ और एग्जैक्ट मेजर कर दें। ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब कोई ना कोई एरर इनमें आ ही जाएगी अगर आप मेजर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि मान लीजिए किसी ने पोजीशन मेजर करनी है, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा एक्स है, एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो उनके अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विद द मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज ए फिक्स वैल्यू h अपॉन 4 पाई। उन्होंने कहा दोनों का जो अनसर्टेनिटी में, दोनों की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसका मतलब एक को ज्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश करोगे, दूसरे में एरर ज्यादा आ जाएगी, और वो ऑलवेज वैल्यू एक कांस्टेंट होगी, दैट कांस्टेंट इज h अपॉन 4 पाई। देखिए मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मास कांस्टेंट होता है, उसमें एरर नहीं होती, तो आप बाहर निकाल लीजिए। Then equation become this: the product of uncertainty in position with the uncertainty in velocity is always a constant value is equal to h upon 4 pi m, where m is the mass of that particle, जिसकी आप पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहां से आप यूं समझिए कि मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टडी कर रहे हैं, उसका मोमेंटम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा रखा है। इसकी एग्जैक्ट, इसकी मोशन के साथ साथ देखिए इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करेगा, इसको देखने के लिए अगर आपने माइक्रोस्कोप भी रोटेटिंग लगा रखा है, तो जैसे जैसे जिस स्पीड से ये इसकी पोजीशन अगर आप एग्जैक्ट करोगे तो जस्ट इसको इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो जैसे ये मूव करेगा तो वैसे ही माइक्रोस्कोप अगर मूव करता है तो उसकी पोजीशन यहाँ रहेगी। तो लेकिन ऐसा होने के लिए माइक्रोस्कोप में आपको तब तक कोई चीज़ दिखाई नहीं देती जब तक उस पार्टिकल के साथ टकराई हुई लाइट, मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट आई होगी, वो पार्टिकल से टकराई होगी और वो माइक्रोस्कोप के थ्रू आपकी आइज में जाएगी, और आइज में जाने के बाद ही कोई चीज़ आपको दिखाई देगी। तो आपको कोई चीज़ तब भी दिखाई देती है जब
उस पार्टिकल से टकराई हुई लाइट आपकी आईज में जाती है। जैसे मान लीजिए हम चारों तरफ सब कुछ देखते हैं तो हमें कोई चीज दिखाई देती है, क्योंकि लाइट वहां से टकराई, सारी साइड में फैल गई और उसमें से एक रे ऐसी भी है जो हमारी आईज में गई, उसकी वजह से हमें वो इमेज दिखाई देती है। अगर यूं कहूं तो अगर ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव कर रहा है ऐसे किसी सर्कल के अंदर एक फिक्स रेडियस के अंदर, तो पोजीशन तो इसकी हुई ये वाली शेल, और वेलोसिटी अगर आप इसकी कैलकुलेट करना चाहो ताकि आप इसका मोमेंटम निकाल लें, तो इसके लिए आपको एक माइक्रोस्कोप आपने एडजस्ट कर दिया और उसी स्पीड से एडजस्ट कर दिया जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा या पार्टिकल मूव कर रहा होगा। तो जैसे पार्टिकल मूव करता है माइक्रोस्कोप भी मूव करेगा, यस, तो वही वेलोसिटी होगी माइक्रोस्कोप की जो पार्टिकल की होगी। ऐसे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, बट होगा क्या, माइक्रोस्कोप में आपको चीज तब तक दिखाई नहीं देगी जब तक कोई लाइट आके उस पार्टिकल से ना टकराए और वहां से आपकी आईज में ना जाए। तो देखिए ऐसा करने के लिए आपने उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई, तो यहां से बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि अगर आपने किसी पार्टिकल को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो वो वहां रह ही नहीं पाएगा, वो अपनी पोजीशन बदल लेगा। देखिए, तो अगर आप मोमेंटम एग्जैक्ट निकालना चाहो तो आप पोजीशन एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, और अगर पोजीशन निकालना चाहो तो आप मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। यही हाइजेनबर्ग ने बोला था। सो दैट प्रिंसिपल इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्हीं दो लिमिटेशन की वजह से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जो डी ब्रोगली कंसेप्ट थे, दोनों ही ऐसे कंसेप्ट थे जो बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इन्हीं लिमिटेशन को हमने क्या किया, यूज किया, और इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें नया मॉडल देना पड़ा, दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसका क्रेडिट जाता है श्रोडिंजर को। तो उन्होंने किसी भी पार्टिकल की किसी भी टाइम के ऊपर पोजीशन मेजर करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, दैट इज द डबल डेरिवेटिव इक्वेशन विच इज नोन एज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो उस इक्वेशन से आप किसी भी जगह पे किसी भी पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि शेल होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है शेल होती है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन ये कोई 2 डायमेंशनल पाथ नहीं है कि आप कहें कि यही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। देयर इज द 3 डायमेंशनल स्पेस। आप सोच के देखिए, अगर कोई चीज 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है तो इसमें कितने ही ऐसे सर्कल ड्रा किए जा सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे। तो एक पाथ अगर इस सर्कल में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसे घूमता होगा। तो इसका मतलब वहां क्या है, बहुत सारे ऐसे पाथ हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस को अगर समझे तो वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर दिया गया था हमें। तो ओवरऑल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और बोहर मॉडल में साफ साफ था, बोहर मॉडल जो था वो पूरा कंसर्न किसके ऊपर था, ऑर्बिट्स के ऊपर था। लेकिन अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आप बात पढ़ेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता, शेल भी फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड है, दैट आर द, जो उनकी शेप आप देखें तो अलग अलग है, दैट आर कॉल्ड एज द सब शेल्स। फिर हम उसमें एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल, ये हम पढ़ेंगे। और इन सभी की भी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब कोई एक्स एक्सिस पे है, कोई वाई पे है। तभी हम पढ़ते हैं कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी जो होता है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये काफी होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी ओरिएंटेशन होगी, इनके जो लोब्स होंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होंगे। तो फिर उन्होंने ये बात भी बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने सबशेल की बात कही, फर्दर आपने एनर्जी लेवल्स को सबशेल में डिवाइड कर दिया। सबशेल जो है, जो ओरिएंटेशन के बेस पे, जैसे आपने कहा कि एक पी एक्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक वाई है, एक जेड है, उन्होंने कहा दैट आर द ऑर्बिटल्स। तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो कंसंट्रेटेड किस पे था, ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करता था, जबकि बोहर मॉडल जो है वो ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन करता है। मैं फिर कहता हूं, बोहर मॉडल ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता है, जबकि उन्होंने कहा कि शेल होती है, सबशेल होती है, ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो मूव कर रहा है वो सारी चीज, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक पर्टिकुलर स्पेस में है, वो कोई 2 डायमेंशनल पाथ में मूव नहीं कर रहा। अगर स्पेस में है तो उसकी फिक्स पोजीशन होगी जहां वो प्रेजेंट है, दैट साइट इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल की बात की, और ये भी कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है तो अपनी एक्सिस के ऊपर जो मूव करता है उसकी वजह से, उसकी स्पिन की वजह से उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है।
तो ये सारी चीज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने पढ़नी है, जिसमें हम डिफरेंट जो सब शेल है कैसे आई, क्या हुआ, और सारे एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक करैक्टर, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, वो है क्वांटम नंबर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके ऊपर क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग कंफर्म है, आता ही आता है। तो यहाँ इन लिमिटेशन को लेते हुए हम ये सारी लिमिटेशन बेस बनी किसकी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।